जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार में 3.0 और अदर एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक पूछ ले रहा है और पढ़ना ज़्यादा नहीं है इसमें। इसलिए जैसे कि आप लोग को पता है कि एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दे दिया हूँ मैं। दो दोनों देखने के बाद आपको 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस वीडियो जो कि पार्ट 3 होने वाला है, और इसमें मैं 101 से स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया है 101 में। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कितनी आबादी गांव में रहती। ये गांव के बारे में पूछ दिया है, ठीक है। तो उस समय जो आबादी रहती थी वो 88.70% रहती थी, ठीक है। इसके साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि बिहार के शहरीकरण बहुत कम है। और साथ ही में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 32% आबादी शहर में निवास करते हैं। साथ ही में एक और याद कर रख लीजिएगा पॉइंट को कि भारत में सबसे कम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 102 क्वेश्चन की ओर। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो आजीविका के आपको भी पता है कि कृषि है। और इसी के साथ एक पॉइंट याद रखना है कि बिहार में आजीविका के स्रोत तो कृषि है ही है, लेकिन बिहार में छोड़ के और भारत में देखिएगा तो 3/4 आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत में 48% आबादी कृषि पर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना है इस क्वेश्चन के साथ। साथ ही में 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन का क्या अर्थ होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयोगिता का सृजन, ठीक है। उत्पादन का अर्थ क्या होता है, तो उपयोगिता का सृजन होता है। साथ ही में याद रखना है कि उत्पादन का कारक कौन कौन होता है। तो भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन और जोखिम वगैरह, ये सारे उसका फैक्टर होता है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। और दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो ये आपको भी पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि शिक्षक नहीं है, ठीक है। साथ ही में देखना है 105 नंबर क्वेश्चन को। दिया गया है कि अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से देखना है कि कौन सा है। तो देखिएगा अर्ध विकसित के मतलब निर्धन आप बोल सकते हैं आसानी से, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। साथ ही में 106 नंबर क्वेश्चन देखना है। दिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो इसमें से चूज करना है कि आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं विकासोन्मुख हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, ठीक है। अभी बात हो गया है। और भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ये आप पॉइंट को याद रखिएगा। 2030 तक भारत का टारगेट है कि भारत को विकसित राष्ट्र बना देने का, ठीक है। और साथ ही में याद रखिएगा 107 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 2011 में देशों की संख्या हो गई, कितने करोड़ हो गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 121 करोड़, ठीक है। जनसंख्या, देश की जो जनसंख्या थी 121 करोड़ थी। साथ ही में एक पॉइंट याद रखना है कि भारत की कुल आबादी का लगभग 32% आबादी शहर में निवास करता है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में प्रति किलोमीटर 382 लोग निवास करते हैं, ठीक है। ये आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में
बिहार का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और इसका स्थान तृतीय हो जाएगा। बिहार की अगर आबादी बोले तो 10 करोड़ से अधिक है। साथ ही में एक और पॉइंट याद रखना है कि बिहार से अधिक आबादी महाराष्ट्र और यूपी में है। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत में सबसे कम आबादी अगर पूछा जाए तो सिक्किम याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 109 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि पर क्या असर हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और सी में आप देख सकते हैं नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही में एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत विश्व का प्रथम देश है जो परिवार नियोजन लागू किया। ठीक है, साथ ही में एक और पॉइंट, परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रित करना है। 110 क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण कितने वाहक है? वैश्वीकरण कितने वाहक है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 वाहक है। साथ ही में एक पॉइंट याद रखिएगा कि वैश्वीकरण के द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। ठीक, स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन एडम स्मिथ ने किया था। स्वतंत्र व्यापार नीति का विस्तार वैश्वीकरण है। ये सारे चीज़ याद करके रखना है ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो ये आप आसानी से बना ले। 111 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निजीकरण में किसे महत्व दिया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, निजी क्षेत्र को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। निजीकरण का अर्थ क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ दे तो बता सकते हैं कि सरकारी नियंत्रण से निजी प्रबंध के हाथों में, मतलब सरकारी जो नियंत्रण होता है, जैसे बोला जाता है ना कि अभी गवर्नमेंट के हाथ में रेलवे है लेकिन बहुत सारे स्टेशन क्या दिया जा रहा है, कहीं कहीं प्राइवेट कर दिया जा रहा है, तो वही निजीकरण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ से 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, सरकारी नियंत्रण का। ठीक है, एकदम इस पॉइंट को याद रखना है। उदारीकरण के द्वारा सरकारी कानून को सरल बनाया जाता है, इस पॉइंट को भी हमेशा याद रखना है। ठीक है, और भारत में 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, भारत में उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इस पॉइंट को हमेशा माइंड में रखना है। 13 में क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र है, क्या है इसमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों को अर्थशास्त्र बोला जाता है। साथ ही में 114 में दिया गया अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। ये किसने कहा? किसी न तो किसी का कथन होगा ही होगा, तो इसमें से बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा तो रॉबिन्स करके एक है, उन्हीं का ये लाइनिंग है। ठीक है, एक और दिया गया है कि अर्थशास्त्र है, क्या है इसमें से? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताइएगा इसमें से क्या है, तो देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है आपका यथार्थवादी के साथ आदर्शवादी विज्ञान भी है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें देखिए क्या होता है, ग्राहकों को जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना भी होता है, यानी कि ब्याज पे पैसा दे देता है, व्यावसायिक बैंक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंक है तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक, ग्राहकों को उसकी जमा पर ब्याज देते हैं, यानी कि व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। साथ ही में एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। अब भारत में लगभग 12 व्यावसायिक बैंक हो चुका है। ठीक है, और कौन कौन, तो चलिए आगे बात करते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के पूर्ण
स्वामित्व वाले प्रथम भारतीय बैंक कौन है, आपसे अगर पूछ देता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएनबी हो जाएगा। ठीक, उसी तरह देखिएगा 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 119 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुई थी, कब हुआ था, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, 1935 में हुआ था। साथ ही में एक और पॉइंट याद रखना है, अगर पूछे डेट के साथ तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया। आरबीआई की प्रारंभिक चुकता पूंजी 5 करोड़ थी। मुख्यालय अगर पूछा है तो मुंबई बता सकते हैं। ठीक है, आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। आरबीआई वर्ष में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है। ये सारे पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या बोल रहा है कि किसी देश का केंद्रीय बैंक है, तो किसी देश का केंद्रीय बैंक है तो इसमें से आप क्या टिक कर सकते हैं, तो मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का नियंत्रण रखती है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है और आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास है, ये भी याद रखना है। अमेरिका का फेडरल बैंक जो है उसका वहाँ के केंद्रीय बैंक है। बहुत फैक्ट हुआ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि उदारीकरण का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और बी में आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है कि निजी स्वतंत्रता, ठीक, उसके बाद बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की नीति का अनुसरण करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 122 नंबर क्वेश्चन और दे दिया गया है कि निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, अब इसमें पढ़ के समझना है। आप देखिएगा तो दिया गया है कि निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है तथा उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंध, ये जो है सबसे बढ़िया बात है, प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भूमंडलीकरण का अर्थ है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। और ए में दिया गया है कि व्यापार पूंजी वित्त तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है, अब 124 हम लोग देखेंगे। 124 में दिया गया है कि आर्थिक सुधार के अंतर्गत, अब देखना है इसके कौन आएगा। दिया गया है कि पुराने सरकारी नियमन एवं नियंत्रण के बदले आर्थिक विकास में बाजार तथा स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा पर आधारित विकास प्रक्रिया के प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग को याद रखना है। कैसे याद रखना है कि आर्थिक सुधार के अंतर्गत पुराने सरकारी नियमन एवं नियंत्रण के बदले आर्थिक विकास में बाजार तथा स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा पर आधारित विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की ओर और दिया गया है कि आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक है। अब इसमें घटक कौन कौन है, तो याद रखना है स्थिरीकरण कार्यक्रम और संचरात्मक का समायोजन, इस दोनों को याद रखिएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 126 में दिया गया आर्थिक सुधारों का अभिन्न अंग है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसमें देखिए क्या दिया गया है कि भूमंडलीकरण हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा और निजीकरण, ये तीनों के तीनों हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 127 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, ये बोल रहा है कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि पढ़ के जीवन प्रत्याशा, तो एकदम ये है। ठीक है, उसमें भी दिया गया है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ये भी है। सी में दिया गया कि सामाजिक असमानता, तो ये नहीं है। अगर आपसे पूछता है तो ये नहीं हो जाएगा।
ठीक है। और वहीं देगा या दिया गया एडल्ट लिटरेसी, तो ये होता है। अब आइए ना 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, ऐसे करके पूछती है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अंश जो है ना, ये का अंश बढ़ता है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है और प्राथमिक क्षेत्र का अंश घटता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि माइंड में रख सकते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है। इस पॉइंट को देखना है कि नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और देख लीजिए यहाँ दिया गया है कि न्यूनतम मृत्यु दर, यानी कि जन्म के समय, ठीक है, तो ये नहीं है। बाकी ये सारे पॉइंट फैक्टर आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और देखिएगा सी में दिया गया है कीमत तंत्र हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना है। कैसे बोल लिएगा, तो एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, आर्थिक क्रियाएं मूल तंत्र में से संचालित होती है, तो ये सारे चीज़ पॉइंट को याद रखना है। साथ ही में देखिएगा 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अधिकांशतः प्राकृतिक के प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। 132 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। और एक में दिया गया है सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, और समाजवादी अगर पूछा जाए अर्थव्यवस्था तो ये सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। हम लोग देखते हैं 133 नंबर दिया गया है एक मंदी के दौरान। अब देखना इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक मंदी के दौरान वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा, ठीक है। यानी कि कैसे आप बोल सकते हैं कि मंदी का वास्तविक अर्थ होता है सुस्ती होता है, जो कि मंदी की पूर्व अवस्था होती है, किंतु भाव में मंदी भी प्रचलन में है। इस पॉइंट को हमेशा माइंड में बैठा के रखना है। चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की ओर। और दे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दिया गया है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दिया गया है 135 में कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 4 होता है। अब देखिए 136 नंबर क्वेश्चन देखना है। दिया गया अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या होता है। तो भूमि के तात्पर्य से ये सारे पॉइंट आ जाता है, जंगल, नदी और कृष्ण भूमि, यानी कि सभी प्राकृतिक संसाधन को आप बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था में भूमि के तात्पर्य। देखिएगा यहाँ से दिया गया उत्पादन के साधन कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रम होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना है। और देखिएगा 138 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन पूंजी नहीं है। यहाँ नहीं के बारे में पूछ दिया है, ठीक है। तो गृहिणी की मोटर कार जो होता है ना, ये पूंजी में नहीं आता है। गृहिणी का जो मोटर कार होता है ये नहीं आता है। अब सुनिएगा एक पॉइंट कि अर्थशास्त्र के अनुसार पूंजी वह साधन है जो आर्थिक लाभ दे, अर्थात तो पूंजी निर्माण में सहयोग देता है। यदि मोटर कार भाड़ा के लिए रखा जाए तो वह पूंजी है, मतलब अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग अगर वो भाड़ा उससे आना चालू हो तो पूंजी है, अगर नहीं आ रहा तो वो आपके लिए नहीं हुआ, ठीक है। अब 139 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं क्या बोल रहा है हम लोग से। देखिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और सी में दिया गया है खाद बीज,
140 देखिएगा, दिया गया जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र एकदम फासले वृद्धि होना चालू हो जाए तो विस्फोट उसको बोल सकते हैं। देखिएगा 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार के प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या देखिएगा तो आप 918 बोल सकते हैं। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ये डेटा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 142 नंबर क्वेश्चन, और दिया गया 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवासियों के औसत एज कितनी थी? आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो उस समय जो थी 64.6 वर्ष थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। विकसित देशों में औसत एज जो होता है 75 वर्ष से अधिक है। भारत में सबसे अधिक औसत एज केरल का है। 2011 में भारत के निवासियों का औसत एज आपसे अगर कुछ पूछ देता है तो 69.96 आप बता सकते हैं। ठीक है, साथ ही में याद रखिएगा 143 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये आपसे पूछा हुआ है, तो ये पटना हो जाएगा। 144 में पूछा जा रहा है कि कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है, तो क्या है? तो देख सकते हैं कृषि में कार्यरत जो कृषक श्रमिक है वो है, और कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक है, यानी कि आप देखिएगा तो ई और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उसको क्या बोल सकते हैं? तो भूमिहीन श्रमिक बोल सकते हैं। दिया गया है 146 में बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पिछड़ेपन कृषि का, और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ के कि सहायक उद्योग धंधे का अभाव, यानी कि दोनों हो जाएगा। 47 में देखिएगा 147 में क्लासिकल रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादक थे, कौन थे? तो एडम स्मिथ एवं रिकार्डो थे ये सब। ठीक है, याद रखिएगा। 148 में देखिएगा क्या दिया गया है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, कौन किया? जेबी से करके एक थे, वहीं इसका प्रतिपादन किया था। यानी कि आप बोल सकते हैं कि बाजार का नियम जेबी से ने दिया था। ठीक है, जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, उत्पादन वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है। ठीक, साथ ही में देखना है यहाँ से कि मजदूरी में कटौती के द्वारा रोजगार में वृद्धि किया जा सकती है। ये कथन था किसकी? तो आपसे अगर पूछा जाए तो पीगू करके एक थे, उन्हीं का। 150 में देखिएगा दोस्तों किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनकी पुस्तक थी कौन सा? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेक्ट एंड मनी में। ठीक है, ये आपका किन्स के द्वारा लिखा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन से लास्ट तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।